जय भारत दोस्तों, ज्ञान स्काई क्लासेस के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। वीवीआई लघुत्तरीय प्रश्न एवं उत्तर के इस सीरीज में जो हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान से लेकर के आए हैं और अर्थशास्त्र का चैप्टर 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, इसके टोटल 6 क्वेश्चन को हमने पीछे के 2 वीडियो में हमने इसको डिस्कस कर लिया है। आगे के जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है यानी कि 7, 8, 9, 7, 8 और 9 उसको आज के इस वीडियो सीरीज में हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों हमारा जो 7वां नंबर का क्वेश्चन है, मैं बता दूं यहाँ पे जो भी क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं वो आपके आगामी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, ये वीवीआई क्वेश्चन है जो बहुत ही मेहनत करके इसको क्या किया है, लाया गया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 7वां क्वेश्चन है वो है सतत विकास किसे कहते हैं। तो सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको कहा जाता है। सतत विकास या सतत आर्थिक विकास, दोनों का मतलब सेम ही बच्चों। सतत विकास या सतत आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों एवं पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए वर्तमान एवं भावी दोनों पीढ़ियों को अधिकतम लाभ पहुंचाया जाता है। सतत विकास के क्रम में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि अनवीकरणीय संसाधनों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, गैस, जल आदि का उपयोग इस प्रकार से हो कि वर्तमान की आवश्यकता को भी पूरा करे तथा आने वाली पीढ़ी को भी इसका समुचित लाभ मिल सके। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को, आर्थिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सतत विकास बहुत ही ज़्यादा है, ज़रूरी होता है। तो सतत विकास क्या बोल रहा है कि सतत विकास या सतत आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया जिसमें प्राकृतिक संसाधनों एवं पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, मतलब पूरा ध्यान रखा जाता है कि प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए ऐसी विकास की क्रिया चलाना है जो कि वर्तमान अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करे और भावी यानी कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी को भी इसका अधिकतम लाभ मिल सके। और इसमें खासकर इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि अनवीकरणीय संसाधन, और अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है बच्चों कि वैसे संसाधन जिसका एक बार अगर हमने उपयोग कर लिया तो वो दोबारा हमें प्राप्त नहीं होगी और उसकी एक लिमिटेशन है। हमारे धरती के गर्भ के अंदर उसकी क्या है, लिमिटेशन है। और जितना हम उसका खर्चा करते जा रहे हैं, जितना उसका उपयोग करते जा रहे हैं, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है और उसको बनने में हज़ारों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो वो उस प्रकार के जो संसाधन होते हैं जिसमें कोयला आ गया, पेट्रोलियम आ गया, गैस आ गया, जल आ गया, इन सारी चीज़ों का उपयोग इस प्रकार से करना है कि अभी वर्तमान की पीढ़ी भी इसका लाभ ले सके और आने वाली पीढ़ी भी इसका क्या कर सके, पूरा का पूरा इसका क्या कर सके, लाभ उठा सके, इसका पूरा का पूरा लाभ उठा सके। अब ये नहीं कि हमें धरती के अंदर कोयला है तो चलो अभी पूरा कोयला निकाल लेते हैं और अभी उसको खुद भी यूज करके और बेच करके बाद में क्या होगा, जब हमारी धरती के गर्भ के अंदर वो संसाधन उपलब्ध नहीं रहेगा तो हमें बाकी दूसरे देशों से क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। तो इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि वर्तमान की भी आवश्यकता को पूरा करे तथा आने वाली पीढ़ी को भी इसका समुचित लाभ मिल सके। वही क्या कहलाता है, सतत विकास कहलाता है। बहुत बार ये बोर्ड एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है। तो हो गया ये क्वेश्चन, आप इसका नोट्स भी बनाते चलिए इसके 8वें क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर स्पष्ट करें। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए हम अंतर करते हैं। याद रखिएगा 2 नंबर के जो प्रश्न होते हैं लघुत्तरीय प्रश्न, उसमें इन चीज़ों को पूछे जाते हैं। तो पहला हमारा क्या है, आर्थिक विकास, दूसरा क्या है, आर्थिक वृद्धि। तो हम एक करके इसमें डिस्कस करेंगे। आर्थिक विकास ये कहता है, आर्थिक विकास में पहला पॉइंट कि आर्थिक विकास में आकस्मिक तथा रुक रुक कर परिवर्तन होता है। यानी कि आर्थिक विकास आकस्मिक हो सकता है या रुक रुक करके उसमें क्या आती है, परिवर्तन आती है, लेकिन आर्थिक वृद्धि एक क्रमिक दीर्घकाल में स्थिर तथा स्वतः प्रक्रिया है। ये एक क्रमिक है, मतलब क्रम दर क्रम होता है, दीर्घकाल में होता है, तुरंत नहीं हो जाएगा, दीर्घकाल में होगा। लेकिन आर्थिक विकास आपको क्या हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। लेकिन आर्थिक वृद्धि जो है आपको होने में उसमें क्या लगता है, लंबा वक्त लगता है। और स्वतः प्रक्रिया है, मतलब एक तरह से कहें कि जब आप आर्थिक विकास के लिए काम करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपको आर्थिक वृद्धि भी देखने को मिलती है। दूसरा पॉइंट कि आर्थिक विकास विकासशील देशों में देखने को मिलता है और आर्थिक वृद्धि विकसित देशों में, यानी कि आप देखते होंगे जैसे भारत में आपको आर्थिक विकास देखने को मिल रहा होगा, लेकिन अब बाकी जो देश हो गए जो हमारा विकसित देश है, जापान हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, इन सब देशों में आपको आर्थिक विकास देखने को नहीं मिलती है, आर्थिक वृद्धि देखने को मिलती है। और तीसरा सी पॉइंट, इसके अंतर्गत उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ तकनीकी और संस्थागत बदलाव भी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो प्रक्रिया है, ये जो आर्थिक विकास है, ये विकास का क्रम है, ये विकास हो रहा है। तो यहाँ पे बार बार वहाँ के जो गवर्नमेंट होंगे, वहाँ के जो टेक्नोलॉजी होगी, उस गवर्नमेंट के अंतर्गत जो टेक्नोलॉजी होगी, जो कंपनियाँ होंगी, उनके अंतर्गत सभी चीज़ों में बदलाव बार बार करना होता है। यानी कि उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करके उसको टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके उन चीज़ों को शामिल किया जाता है ताकि अधिक से अधिक उत्पादन क्षमता को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके।
ठीक है। और इसके अंतर्गत केवल उत्पादकता में वृद्धि होती है, टेक्नोलॉजी में नो चेंजेस, कोई टेक्नोलॉजी में चेंजेस नहीं होती। एक बार वो फिक्स हो गया, साल दर साल उत्पादकता, प्रोडक्शन, रेट ऑफ प्रोडक्शन कितना बढ़ाना है उसमें इसमें ध्यान दिया जाता है। तो ये हो गया आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आप भी इसको अच्छे से कर लेंगे। अगला जो तीसरा हमारा है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन के कौन कौन से साधन है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। और फिर से मैं आपको बता दूं कि आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करें। हमारा चैनल नया है, इसका मतलब ये ना समझे कि हम आपको नहीं समझा सकते, हम पूरे रिसोर्स लगा करके आपको अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करेंगे, तो प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में उत्पादन के कौन कौन से साधन हैं, उदाहरण दे। अर्थशास्त्र में उत्पादन के निम्नलिखित 4 साधन है। कितने साधन है? 4 साधन है। पहला श्रम, पूंजी, साहस, व्यवस्था। इसके उदाहरण भी हमने दे दिया, यानी कि अर्थशास्त्र में जब कोई भी प्रक्रिया के थ्रू आप उत्पादन करते हैं तो इन चारों चीज़ों का होना बहुत ही ज़्यादा क्या है, जरूरी है। श्रम, काम करने वाले मजदूर, आप कहीं पे कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, कहीं पे कोई बिजनेस बहुत बड़ा उत्पादन के काम करने के लिए आप चाह रहे हैं, तो आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? श्रम की आवश्यकता पड़ेगी, उनके उसमें काम करने वाले मजदूर और श्रमिक की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बिना तो आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरा पूंजी, सबसे बड़ा फैक्टर, पूंजी भी चाहिए आपको, श्रम तो चाहिए ही चाहिए, पूंजी भी चाहिए। आपको फैक्ट्रियाँ लगानी है, आपको लैंड की जरूरत पड़ेगी, बिजली की जरूरत पड़ेगी, कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी, मशीनरी की आवश्यकता पड़ेगी, तो सबके लिए क्या चाहिए? पूंजी ही चाहिए। दूसरा साहस, पूंजी भी है, श्रम भी है, आपके पास हिम्मत नहीं है, आपको काम करने की हिम्मत नहीं है, आपको डर सता रहा है। आपको क्या सता रहा है? डर कि कहीं ये फेल तो नहीं हो जाएगा, हिम्मत नहीं है आपके अंदर, तो भी आप उत्पादन को अच्छे ढंग से नहीं कर सकते हैं। और उसके अलावा चौथा हमारा व्यवस्था। अब ये सब कुछ आपके पास आ गया, श्रम भी आपके पास आ गया, आपके पास पूंजी भी आ गई, आपके अंदर साहस भी है, लेकिन व्यवस्था भी चाहिए। यानी कि इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए सभी संसाधनों को संगठित करने वाला व्यक्ति चाहिए, एक मैनेजर चाहिए जो इस पूरे कंपनी को, इस पूरे उत्पादन करने वाले संयंत्र को अच्छे से अच्छे कंट्रोल कर सके, जो श्रम को कंट्रोल कर सके, पूंजी को कंट्रोल कर सके, उन सारी चीज़ के लिए एक संगठित करने वाला आपको व्यक्ति भी चाहिए। और ये चारों मिल करके उत्पादन के साधन बनते हैं। तो दोस्तों ये हमारा टोटल 9 प्रश्न खत्म हो गए चैप्टर 1 का, जो बहुत ही ज़्यादा क्या था, भी आया था आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा दीर्घोत्तरीय प्रश्न के भी हमारे पास लंबे चौड़े लिस्ट है, आप कमेंट करेंगे तो उसके लिए भी हम वीडियो बना देंगे। इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।